हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर एजुकेशन। पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। पॉलिटी सीरीज में हम 500 बेस्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटी के, और ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये है विभिन्न परीक्षाओं में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, एकदम सेम टू सेम। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है उनके लिए, उन परीक्षाओं के लिए। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य होते हैं। तो वह जो शक्ति और कार्य होता है वह किस में जो है समाहित होती हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री की शक्तियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति। तो राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उसके पास जो भी शक्तियाँ हैं वह होती हैं राज्यपाल की। राज्यपाल की शक्तियों का उपयोग करता है राज्य का मुख्यमंत्री। और जो हमारा राज्यपाल है इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में देखने को मिलता है, हमें भाग 6 में देखने को मिलता है। और राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल का नियुक्ति कैसे की जाएगी, यानी जो इसकी नियुक्ति है राज्यपाल की यह किसकी कैसी होगी, इसकी प्रक्रिया वह उल्लिखित है अनुच्छेद 155 में। दोस्तों, जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारियां मिलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अपनी नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। मुख्यमंत्री को अपनी नियुक्ति के पहले विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। उसे बहुमत साबित नहीं करना होता विधानसभा में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री की अंतिम नियुक्ति करता है। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड वाली। फोर्थ वाली है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधायी सभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। सो ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरी जो है ये फॉल्स है, बाकी स्टेटमेंट 1, 3 व 4 सही हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, मतलब कि 2 गलत है, दूसरी वाली गलत है और बाकी सत्य हैं मुख्यमंत्री के सापेक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। सो यहाँ पे है राज्य के उप मुख्यमंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राष्ट्रपति को। सो फ्रेंड्स, जो हमारा मुख्यमंत्री होता है इसकी अंतिम नियुक्ति करता कौन है, वह करते हैं राज्य के राज्यपाल। सो यह जो है इन्हीं को अपना इस्तीफा सौंपता है। इस्तीफा मुख्यमंत्री किसको सौंपता है, तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल ही सर्वोपरि होता है एक राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है, मंत्रियों की राज्यों में परिषदों का प्रमुख कौन होता है। मंत्रियों की जो राज्य हैं उनमें परिषदों का प्रमुख कौन होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं या राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वह होता है हमारा राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री होता है मंत्रियों की राज्यों की परिषदों का मुख्य। हालांकि यह जो है जो नियुक्त किए जाते हैं यहाँ पे मंत्री, वो सभी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनका मुखिया, उन मंत्रियों का मुखिया हमारा मुख्यमंत्री होता है। इनके अंडर सभी कार्य करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। यहाँ पे मंत्रियों की राज्यों की परिषदों का प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का हकदार है तो वह क्या कर सकता है, वह कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति भारत पर हावी है, यानी भारत में रह सकता है, भारत में जन्मे हो, या फिर एक शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो, या फिर उपरोक्त में से सभी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का हकदार है, यदि वह भारत में रह रहा है तो भारतीय नागरिकता का हकदार हो सकता है, वह लंबे समय से भारत में रह रहा है। तो फिलहाल अभी जो संशोधन हुआ है उसमें 10 वर्ष तक जो है कहा गया है। जो नया CAA बिल आया है उसमें बताया गया है कि 10 वर्ष तक यदि लगातार आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक शरणार्थी जो भारत में पाकिस्तान चला गया हो। तो जी हाँ, यदि आप पहले कभी भारत के नागरिक रहे हों और पाकिस्तान चले गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन भारत की नागरिकता केवल एकल नागरिकता है। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं
तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता जो भारत में ली गई है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो उसका राइट आंसर बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। सो एकल नागरिकता का जो प्रावधान निकल के आता है वह आता है हमारा ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से निकल के आता है एकल नागरिकता का प्रावधान। ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। हमारा संसदात्मक प्रणाली जो भी है वह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता की बात कर लें तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है हमारा। भाग 2, संविधान का भाग 2 नागरिकता की बात करता है और यह आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उल्लेखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? वंश के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या फिर सभी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी के द्वारा ही भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 5 से 11 में मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए आपके पास? आप जन्म से यही होने चाहिए, प्रकटीकरण होना चाहिए, अर्जित संपत्ति। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट नहीं है वह आपके पास संपत्ति हो या ना हो यह मायने नहीं रखता एक भारत का नागरिक होने के लिए। आपका जन्म भारत में होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। आपने भारत से किसी अन्य देश में पलायन किया है तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उस देश की नागरिकता रद्द होने के पश्चात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि आपके पास कैसी भी संपत्ति रखते हैं, यदि आप भारत की नागरिकता है तो उसके जो है संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में क्या उल्लेखित है? सो हमारा जो भाग 1 है उसमें तो भारत के राज्यों के संघों की बात की गई है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। वही बात करें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो इसमें नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। और यह भाग है हमारा कौन सा? तो यह भाग है हमारा दूसरा भाग। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागरिकता की बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 5 से 11 भाग 2। मौलिक कर्तव्यों की बात आ रही है यहाँ, तो मौलिक कर्तव्य जो उल्लेखित हैं वो 4 के का में उल्लेखित हैं। 4 के का में उल्लेखित हैं भाग में, और इनके आर्टिकल नंबर्स हैं 51 के का। 51 का जो है हमारा उसमें मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार जो दिए गए हैं हमें वह दिए गए हैं भाग 3 में, और इनका आर्टिकल है आर्टिकल हमारा 12 से 35 तक देखने को मिलता है मौलिक अधिकारों के लिए 12 से 35 तक। और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये 36 से 51 तक आते हैं, 36 से 51 आर्टिकल नंबर तक आते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारी बातें डिस्कस की गई, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्यों के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे राज्य के एडवोकेट जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल करते हैं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, जो कि राज्यों में की जाती है। सो ये इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। एडवोकेट जनरल की बात कर लें तो एडवोकेट जनरल का जो उल्लेख मिलता है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मिलता है आर्टिकल 165 में देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल का हमें देखने को मिलता है उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है भाग 1 में, भाग 6 में, भाग 8 में या फिर भाग 4 में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? हमें यह देखने को मिलता है भाग 4 में। भाग 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इनके आर्टिकल की बात करें तो यह हमारा 36 से 51 तक देखने को मिलता है। यह राज्यों की व्यवस्थाओं से संबंध रखता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वह भाग 4 में उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। भाग 1 जो है संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका उल्लेख यहाँ पे मिलेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के रूप में सूचीबद्ध है। तो राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के रूप में सूचीबद्ध है, इसको देखना है हमें। इसमें स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है। सो हमारा नीति निश्चय सिद्धांतों से संबंधित स्टेटमेंट फर्स्ट है, उपभोक्ता और निर्माता के हित के लिए आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है नीति निश्चय सिद्धांतों में। सो ये तो बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ पे धन और उत्पाद के साधनों की एकाग्रता को रोकने के लिए देश की आर्थिक प्रणाली का विनिमय किया गया है, यानी कि उसको बांट दिया गया है कि किसी केंद्रीय शक्ति के हाथ में सत्ता ना हो। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सभी श्रमिकों के लिए जीवन स्तर के अच्छे स्तर सुविधाओं का सुनिश्चित करना। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो इन सब का उल्लेख मिलता है हमारे राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में, लेकिन वहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये रॉन्ग होगी, बाकी सब सही हैं। देखते हैं, यानी कि हमारा 2, 3 व 4 ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमारा मेल कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 व 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेखों में से किस समूह में राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत रखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है रखे गए हैं 36 से 51 के मध्य, 36 से 51 के मध्य रखे गए हैं राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना के लिए संविधान में कौन सा उल्लेख है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए संविधान में कौन सा उल्लेख है, 45, 39, 44 या फिर 40। सो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा हमारा आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 में उल्लेखित है क्या, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का नियम। समान सिविल संहिता की बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 44, और यह आता है भाग 4 में उल्लेखित है, जिनमें कि नीति निश्चय सिद्धांत हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिविल कोड की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित फैसलों में से किसमें कहा गया कि राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य के मौलिक अधिकारों को नहीं खत्म कर सकते राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत, यह किस फैसले में कहा गया। मद्रास बनाम राज्य में पंचकम दोरायजन केस, या फिर केशवानंद भारती केस, या फिर मिनरवा मिल्स बनाम UOI केस, या फिर उन्नाव का कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है ए, मद्रास बनाम राज्य के पंचकम दोरायजन का केस, ये जो है बताता है, इसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य के जो भी नीति निश्चय सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था हमारी प्रस्तावना से रिलेटेड है। प्रस्तावना को माना गया था कि यह संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग की स्थापना के लिए कहा गया है, चुनाव आयोग को प्रदान किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस आर्टिकल में मिलता है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 128, आर्टिकल 256, आर्टिकल 378। इससे संबंधित आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है आर्टिकल 324। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्टिकल 324। और यह भारत के संविधान में भाग हमारा जो है तो कौन सा है, भाग 15। भाग 15 में उल्लेखित है निर्वाचन आयोग की जो भी प्रक्रिया है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में उल्लेखित किया गया है निर्वाचन आयोग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 324 से 329 के मध्य किया गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो वर्तमान में चुनाव आयोग के जो भी सदस्य हैं उनकी संख्या है 3। ये कौन कौन है, एक है मुख्य चुनाव आयुक्त,
मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य सदस्य होते हैं, ये होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हमारे इस समय सुनील अरोड़ा जी हैं। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है, या फिर ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें उससे पहले। तो ये चीज़ है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। और जो बाकी अन्य दो हैं उनके नाम है अशोक लवासा और सेकंड हैं सुशील चंद्र जो है दूसरे हैं। इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो इनकी रिटायरमेंट की एज है वह होती है 62 वर्ष, यानी 62 ईयर्स में ये रिटायर होते हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त 65 ईयर में रिटायर होते हैं। अंतर बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 65 वर्ष, 6 साल या फिर 60 साल, या फिर 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 5 वर्ष और 60 वर्ष। तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्य होता है 6 वर्ष पूरा करें या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वे 6 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर यदि वे अपनी 65 वर्ष की आयु नहीं पूर्ण करते तो, यानी कि 65 वर्ष रिटायरमेंट एज है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल यहाँ 65 है तो उनका 62 होता है। 62 वर्ष रिटायरमेंट एज होती है और कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट, जिला कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर या फिर तहसीलदार या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जिला स्तर पर जो कार्य करता है वह होता है हमारा जिला अधिकारी। जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कार्य करते हैं चुनाव आयोग के लिए जिले स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा स्पीकर। राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो ये थे आज के लिए पॉलिटी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।